Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Literature for All Level. I hope you all are doing good. So कैसे हो आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन ने एक जो मोस्ट फेमस नावल था, वेरी फेमस नावल है, आप सभी ने एक नावल पढ़ा होगा, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। तो उसी का एक कंटिन्यूशन में उन्होंने दूसरा नावल लिखा था, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। अब जो उन्होंने पहला नावल लिखा था ना, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, उसी का जो है ना, ये टॉम सॉयर का ही फ्रेंड होता है हकलबेरी फिन, उसी का ये कंटिन्यूशन में है। मतलब कि एक आप कह लो कि वो वॉल्यूम 1 था, ये वॉल्यूम 2 है, या वो पार्ट 1 था तो ये पार्ट 2 है। जैसे कि आजकल बॉलीवुड में मूवीज़ बनती हैं ना, कि जैसे कि बाहुबली का पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, या फिर केजीएफ का चैप्टर 1, चैप्टर 2, ऐसे करके जो है ना, मतलब ये काफ़ी पार्ट्स में जो है पब्लिश हुआ था। ये मतलब इनके जो नॉवेल्स हैं ना, काफ़ी पार्ट्स थे इनके नॉवेल्स के। जैसे पहले पार्ट का नाम हो गया द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, फिर ये दूसरा जो अब हमारे कोर्स में है जिसका नाम है एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। ठीक है, तो ये जो एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन है, ये जो है काफ़ी स्कूल्स के, कॉलेजेस के, यहाँ तक कि पीजी लेवल पे भी पढ़ाया जाता है ये नावल, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। बाकी जो जो उनका दूसरा जो पहला नावल है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, वो तो मुझे आज भी याद है, वो मेरे क्लास 6 में जो है हुआ करता था, वो मैंने पढ़ा है। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नावल था। वो दो फ्रेंड्स के फ्रेंडशिप पे बेस्ड होता है कि कैसे जो है वो मतलब हर सही गलत काम एक साथ मिल के करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ये मार्क ट्वेन का, इसके जो ऑथर हैं वो मार्क ट्वेन है। तो अब मार्क ट्वेन के बारे में अब हम आज तो नावल स्टार्ट नहीं करेंगे, हम वो जो है दूसरी अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो मार्क ट्वेन है। तो इंट्रोडक्शन है उनका, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द नॉवेलिस्ट। ठीक है, हम तो आज का वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है आप जैसे इस वीडियो को मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में, मतलब बाईलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी मेरी, मेरा वीडियो जो है बाईलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा। मतलब कि मैं इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आप अपने साथ एक पेन और पेपर ज़रूर रखा कीजिए हमेशा। आप जब भी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो आप उसमें जो है आप वो जो भी पॉइंट जो है नोट करने वाला लगता है, आप अपने साथ एक पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठा करिए। तो आपके जो है ना साथ के साथ नोट्स तैयार होते रहेंगे, और जब आपका एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम जब आपके होने वाले होंगे, तो आपके पास जो है ना वो नोट्स के फॉर्म में रहेगा। तब आपको बार बार जो है मतलब मेरी वीडियोस या फिर दूसरे किसी क्रिएटर की वीडियोस को विजिट करने के लिए जो है बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप जो है साथ के साथ नोट करते चलिए कि जो है मैं क्या क्या उसमें मेन आपको, क्योंकि जो है आपके ऐसा मैं बताऊंगा कि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि, और आपको जो है ना लंबे टाइम के लिए जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद रहेगा। ताकि अगर आपसे आगे चल के कोई पूछता भी है, आपसे कोई आपका मतलब कोई भी मतलब आपसे पूछ लेता है कहीं पे भी, तो आप उसे एकदम से बता पाएंगे हाँ कि ये हमने ऐसे पढ़ा था तो ये चीज़ है इसका। ठीक है, तो चलो इसको अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है कि इंट्रोडक्शन टू द नॉवेलिस्ट है। पहले पहले हम उनके कि मार्क ट्वेन कौन थे, उनका मतलब कैसे उनका लिटरेरी करियर, उनकी फैमिली, उनका सब कुछ जो है हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उनके कुछ प्रिंसिपल वर्क्स पढ़ेंगे जो इनका इम्पॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं, या जो भी उन्होंने वर्क्स लिखे हैं कि उन्होंने कितने नॉवेल्स लिखे हैं, किस किस ईयर में लिखे हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू द नॉवेलिस्ट। ठीक है, मार्क ट्वेन्स रियल नेम वॉज सैम्यूल लैंगहॉर्न क्लेमेंट्स। तो मार्क ट्वेन का जो रियल नेम था, जो हम उनको तो हम मार्क ट्वेन के नाम से जानते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये तो मुझे आज ही पता लग रहा है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो है सैम्यूल, उनका जो रियल नेम था वो था सैम्यूल लैंगहॉर्न क्लेमेंट्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है, मतलब किसी भी सी टेट, यू टेट, या फिर क्या बोलते हैं
नेट वगैरह के एग्ज़ाम में कि जो है मार्क ट्वेन का रियल नेम क्या था, वन वर्ड के फॉर्म में या फिर मल्टीपल एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है कि उनका रियल नेम था। उनका रियल नेम था सैम्यूल लैंगहॉर्ने क्लेमेंट्स, SAMUEL, सैम्यूल लैंगहॉर्ने, LANGHORNE, लैंगहॉर्ने, क्लेमेंट्स, CLEMENTS, क्लेमेंट्स, सैम्यूल लैंगहॉर्ने क्लेमेंट्स, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन फ्लोरिडा, मिसूरी, USA ऑन November 30, 1835, ठीक है। उनका जो जन्म हुआ था, उनका जो बॉर्न हुआ था, वो कहाँ पैदा हुए थे? फ्लोरिडा में, मिसूरी, और ये कहाँ पड़ता है? हमारा USA में, ठीक है। वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, और कौन से ईयर में हुआ था और किस डेट को हुआ था? November 30, 1835 में, ठीक है। और हिज फादर वॉज अ लीगल प्रैक्टिशनर, जो इनके जो फादर थे ना वो लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एक काइंड ऑफ अ वकील थे, लॉयर थे। एंड हिज मदर वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स इन केंटुकी, मतलब इनकी जो मदर थी ना वो एक तरह से डिसेंडेंट थी, ओरिजिनल जो सेटलर्स थे ना वहाँ पे केंटुकी में उनकी डिसेंडेंट रही थी उनकी मदर। तो द फैमिली शिफ्टेड टू हनीबल, एक ये जो इनकी जो फैमिली थी ना वो एक तरह से ना शिफ्ट कहाँ पे शिफ्ट हो गई? हनीबल नाम की प्लेस पे, अ रिवर साइड टाउन। अब ये जो हनीबल था वो कहाँ था? एक रिवर साइड टाउन के आसपास बसा हुआ था, ठीक है। व्हेन ही वॉज जस्ट अ चाइल्ड ऑफ 4 years, तो अब ये लोग कब शिफ्ट हुए वहाँ पे? जबकि जब ये जो मार्क ट्वेन थे, ये जो थे ना खाली ये 4 साल के चाइल्ड थे, मतलब बच्चे थे, तब ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए, उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई, ठीक है। हेयर द एक्टिविटीज़ ऑन द रिवर साइड, अब जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे रिवर साइड के आसपास जो होती रहती थी, नदी के किनारे जो एक्टिविटीज़ होती रहती थी, द स्ट्रीम बोट्स कमिंग डाउन और गोइंग अप स्ट्रीम। अब जो स्ट्रीम बोट्स हुआ करती थी, जो बोट्स थे, शिप्स थे, वहाँ पे चलते रहते थे, कभी वो जो है नदी किनारे आके रुकते थे, कभी नदी किनारे से लोड होके वो कहीं और जाते थे। हैड लेफ्ट डीप इम्पैक्ट ऑन हिज सेंसिटिव माइंड, अब क्या हुआ कि उस इन सब ने जो है ना इतना ज़्यादा डीप इम्पैक्ट जो है उनके माइंड पे, उनका जो माइंड था ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, तो उन पर जो ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा जो है डीप इम्पैक्ट डाल दिया। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब कि ये जो फैक्ट है कि ये जो ऐसा मैटर बन गया कि जो है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा फैक्ट वाला मैटर बन गया। इट वॉज द मोस्ट इम्प्रेशनेबल पीरियड ऑफ हिज लाइफ, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेशनेबल बन गया, मतलब सबको जो है पता चलने का एक विषय बन गया ये जो पीरियड था ना उनका, कि जब ये यहाँ पे आके रहने लगे और फिर उनका जो है माइंड कैसे जो है इफ़ेक्ट हुआ, सेंसिटिव माइंड था उनका, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल बन गया उनकी लाइफ का, तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेशनेबल पीरियड बन गया उनकी लाइफ का, ठीक है। ये आप नोट करना। आफ्टरवर्ड ही टुक टू जर्नलिज्म एंड राइटिंग, अब इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने जो है जर्नलिज्म मतलब कि वो न्यूज़ रिपोर्टर बन गए, और काइंड ऑफ जो है ना वो अपने न्यूज़ क्या वो लेटर्स पब्लिश कराने लग गए, या फिर अपने जो है न्यूज़पेपर्स में अपना जो है ना अपने बातों को लिखने लग गए, और फिर एक तरह से और अपने जो है ना राइटिंग मतलब कि वेरियस टाइप ऑफ वर्क्स लिखने लग गए, आर्टिकल्स लिखने लग गए। येट द होल बैकड्रॉप ऑफ हिज क्रिएटिव वर्क वॉज द ग्रेट रिवर मिसिसिपी। अब क्या हुआ कि जो भी इनका जो एक तरह से इनको जो मोटिवेशन मिला, या आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से इन्होंने लिखना शुरू करा और क्रिएटिव लिखना शुरू करा, वो थी ग्रेट रिवर मिसिसिपी, MISSIPPI, मिसिसिपी नाम की रिवर की वजह से इनको मोटिवेशन मिला, उसकी वजह से इन्होंने लिखना शुरू करा। एंड द हमड्रम ऑफ लाइफ ही हैपन टू विटनेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड देयर। अब क्या हुआ कि उनकी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स और अलग अलग चीज़ें फेस कर रहे थे उसकी वजह से तो उन्होंने भैया अपनी चाइल्डहुड से ही शुरू कर दिया ये सब लिखना करना। अब क्या हुआ? अब सडनली क्या हुआ? कुछ टाइम बाद उनके अराउंड बर्थ के अराउंड 12 साल बाद क्या हुआ, जब वो 12 साल के थे ना,
तो उनके जो है ना फादर, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन 1847, अब उनके जो फादर होते हैं ना उनकी डेथ हो जाती है 1847 में, एंड ही वॉज फोर्स टू लीव द स्कूल। अब क्या होता है कि अब उनके, अब वही है ना कि वो जो है ब्रेड अर्नर थे उनके फादर, तो अब क्या हुआ, उनकी जब डेथ हो गई तो अब उनके परिवार में कोई कमाने वाला तो रहा नहीं, तो उस वजह से क्या होता है कि उनको जो है ना फोर्स किया जाता है कि उनको जो है ना स्कूल से जो है ना निकाल दिया जाता है जिस स्कूल में वो पढ़ रहे होते हैं। और अब उससे क्या होता है, अब उनकी फैमिली की कंडीशन भी जो है ख़राब होती जाती है, तो उससे क्या होता है उनको जो है ना फोर्सफुली 12 साल की उम्र में जो है ना जो उनकी उम्र थी ना लिखने पढ़ने लिखने की, उसमें उनको जो है बाहर निकाल दिया जाता है स्कूल से। अब वो जो है ना एक जो है अपने लिए जॉब ढूंढने लग जाते हैं, और कि उनको अब ऐसा होता है कि अब बस तू जो है ना कि किसी जॉब ढूंढ ले, उस जॉब कर ले, ठीक है। फर्स्ट ही जॉइंड अ प्रिंटिंग प्रेस, पहले तो वो जो है ना एक प्रिंटिंग प्रेस जो है ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एज एन अप्रेंटिस एट द एज ऑफ 12। बताओ, अब देखो मैंने वही बताया ना कि 12 साल के थे वो खाली, और अब जो है उन्होंने जो है एक प्रिंटिंग प्रेस वाली जॉब ज्वाइन करी सबसे पहले, ठीक है। लेटर ही वर्कड इन द कैपेसिटी ऑफ अ प्रेस रिपोर्टर। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम इन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस में जो है खाली ऐसे ही जो है ना बस नॉर्मल सी जॉब कर दी कि सर्विंग वाली या कुछ ऐसे, ठीक है। फिर लेटर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद उन्होंने ही वर्कड इन द कैपेसिटी ऑफ अ प्रेस रिपोर्टर। अब कुछ टाइम बाद ना वो प्रेस रिपोर्टर बन गए, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड, मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको जो है ना एक प्रेस रिपोर्टर बना दिया गया। समहाउ ही फेल्ट डिससेटिस्फाइड विद दिस जॉब एंड लेफ्ट इट। अब क्या हुआ कि उन्हें ये जॉब ना पसंद नहीं आई, तो फिर उन्होंने क्या करा, वो डिससेटिस्फाइड हो गए, उन्होंने इस जॉब को ना लेफ्ट, मतलब कि वो परेशान हो गए इस जॉब से और उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया, ठीक है। तो अब वो आगे कहते हैं कि अ चांस मीटिंग विद अ स्ट्रीम बोट कैप्टन। अब क्या हुआ कि बाय चांस ऐसा हुआ कि एक जो है स्ट्रीम बोट के कैप्टन से वो मिले। ही गेव अप द आइडिया ऑफ गोइंग टू साउथ। अब क्या हुआ कि उन्होंने, उनका कभी उनके दिमाग में रहा होगा कि यार मुझे ना एक बार ना साउथ विज़िट करना है। तो अब क्या हुआ कि अब जब वो उससे मिले ना उस बोट कैप्टन से, स्ट्रीम बोट कैप्टन से, तो क्या हुआ उन्होंने ना अपना आइडिया जो था ना एक उनसे साउथ जाने का, वो जो है ना उसे छोड़ दिया, ठीक है। एंड फिर डिसाइडेड टू जॉइन द स्ट्रीम बोट एज अ पायलट। अब उन्होंने क्या करा कि जब वो उस कैप्टन से मिले तो उससे उन्हें ऐसा मोटिवेशन मिला, या हमें वो नहीं पता कि क्या उनके दिमाग में आई कि उन्होंने सोचा कि मैं जो है ना साउथ तो जाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं अपना आइडिया इसको छोड़ता हूँ और मैं जो है ना इस स्ट्रीम बोट का ना पायलट बन जाता हूँ, ठीक है। मैं जो है स्ट्रीम बोट का पायलट बन जाता हूँ, ठीक है। द होल्ड विच द रिवर हैड ऑन द माइंड ऑफ ट्वेन। अब जो है ना उनका जो होल्ड था कि मतलब विच द रिवर हैड ऑन द माइंड ऑफ ट्वेन, मतलब जिस रिवर में उनको साउथ में जाना था, तो बिकेम ऑल मोर इंटेंस एज ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ। अब जो मतलब अब उनको भाई अगर साउथ में जाना है तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं हवाई जहाज़, एरोप्लेन वगैरह तो या ट्रेन वगैरह तो होते नहीं थे, तो उस टाइम पे कोई भी जाता था तो सी के रास्ते से ही जाता था, समुद्र के रास्ते से ही जाता था। और कैसे जाता था, स्टीम बोट में बैठ के जाता था, ठीक है। तो उन्होंने अपना जो करियर था ना वहाँ से शुरू कर दिया। उनके मतलब एक तरह से मोटिवेट होने के बाद अपना जो करियर था ना एज अ स्टीम बोट पायलट के रूप में उन्होंने शुरू करा। इट वॉज इंडीड अ फॉर्मेटिव पीरियड फॉर हिज करियर। अब क्या हुआ कि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना फॉर्मेटिव पीरियड बन गया उनके करियर का एज अ नॉवलिस्ट एंड अ स्टोरी राइटर। अब क्या वो था कि उन्होंने ऑलरेडी, मैंने बताया आपको कि उन्होंने अपना करियर तो स्टार्ट कर दिया था ना राइटिंग्स में, जो एज अ स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट के रूप में, पर जो है उनको थोड़ा सा ना डिफ़िकल्टी होने लगी क्योंकि उन्होंने अपना करियर इसमें तो ऑलरेडी उनका चल ही रहा था, लेकिन उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट कर दिया, एज अ स्टीम बोट पायलट, ठीक है। ये आप ये नोट कर लो क्योंकि उन्होंने अपना करियर, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। द लाइफ ऑन द शोर्स। अब क्या हुआ कि उनकी जो लाइफ थी ना, वो जो सी शोर्स पे उनकी लाइफ थी, वो उनकी, अब क्योंकि अब जो सी कैप्टन होते हैं या सी पायलट्स होते हैं, जो भी मतलब जो समुद्री ट्रैवल करते हैं, तो उनकी कोई लाइफ नहीं रह जाती थी, उनको जो है कभी इस शोर पे कभी उस शोर पे। तो उनकी जो लाइफ ऑन द शोर्स, द पेक्यूलर मूवमेंट्स ऑफ द रिवर, द पीरियोडिक फ्लड्स, मतलब कि जो मूवमेंट हो, जो उनकी लाइफ थी वो शोर पे थी, सी शोर पे। और फिर जो पेक्यूलर मूवमेंट ऑफ द रिवर, अब जो रिवर थी वो एक तो सडन होके तो चल नहीं सकती है कि एक नॉर्मल उसमें चल रही है बस, अब उसमें कभी जो फ्लड आएगा,
कभी जो है उसमें डिज़ास्टर आएगा, कभी उसमें हवा जो है आएंगी, कभी जो है उसमें जो है राफ्ट एंड स्ट्रीमर्स हैड लेफ्ट एन इनएडिबल इम्पैक्ट ऑन द यंग माइंड। अब क्या, वो तो यंग थे ना उस टाइम पे भाई, वो खाली 12 साल का एक बच्चा ही, तो उसी को तुमने वो पायलट, स्टीम बोट का पायलट बन गया, ठीक है। अब वो तो यंग थे उस टाइम पे। अब उन्होंने इतना जो है मतलब कि डिज़ास्टर, फ्लड और राफ्ट्स और स्ट्रीमर्स का कैसे मतलब डैमेज हुआ, इतना ज़्यादा उनका माइंड तो अभी यंग था, तो उस इतना ज़्यादा वो अफेक्ट हो गए कि जो है ना बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ फॉर हिज क्रिएटिव राइटिंग। अब वो ना उनका जो क्रिएटिव जो राइटिंग्स में जो दिमाग था ना, वो बिल्कुल ना बेकार हो गया, मतलब फिर लेटर ऑन जो है ना आगे चल के वो बेकार हो गया। इट इज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट ही टुक अप द न्यू नेम। अब क्या हुआ कि अब जो है वो टाइम आ चुका था कुछ टाइम बाद आगे चलने के बाद कि जो है उन्होंने ना अपना एक नया नेम अडॉप्ट कर लिया। मतलब कि पहले जो जो ये थे ना, पूरा उनका जो पहले जो चला पायलट बनने तक का, सी पायलट बनने तक का सफ़र, और फिर जो है उनका लिटरेरी करियर जो चौपट हो गया, वो तब तक जो है सैम्यूल लैंगहॉर्ने क्लेमेंट्स रहे। लेकिन अब जब जो है क्या बोलते हैं, जो उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग्स जो उनकी सब बेकार हो गई, सब जो बेकार हो गया ना लिटरेरी करियर, तो उसके आगे चल के कुछ टाइम के बाद इन्होंने ना एक नया नेम अडॉप्ट किया। वो नया नेम क्या था? मार्क ट्वेन, ठीक है। मार्क ट्वेन उनका नया नाम था, ठीक है। ऑफ कोर्स हिज एसोसिएशन विद of course his association with the river as a pilot could not continue for long। तो वही, तो अब जो है जब उन्होंने इतना ज़्यादा दुख भरा वो देख लिया कि मतलब डिज़ास्टर आता है, फ्लड आता है, या फिर लोगों की राफ्ट टूट जाती है, लोग उसमें मर जाते हैं, बह जाते हैं, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने जो है ना अपना जो करियर स्टार्ट किया था एज अ रिवर पायलट, वो उन्होंने जो है ना छोड़ दिया, वो ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं रह पाया, ठीक है। इट केम टू एन एंड विद द आउटब्रेक ऑफ सिविल वॉर। अब जो है ये पूरी तरीके से एंड में कब आया? एंड पे तब आया जब जो है सिविल वॉर जो है ना स्टार्ट हो गई। और वो सिविल वॉर कब स्टार्ट हुई थी? 1861 से 1865 तक चली वो वॉर। तो उस वजह से अब इनका जो बिल्कुल जो एक तरह से जो करियर था या उनकी जो जर्नी थी ना सी पायलट बनने की और बने हुए थे, तो वो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गई भाई। तो क्या हुआ कि द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द वास्ट रीजन ऑफ नेवाडा। अब क्या हुआ कि डिस्कवरी होने लगी कि जो है किस तरह कहाँ पे जो है ना सोना चांदी और कहाँ पे मिलने लगे, ये वास्ट रीजन्स ऑफ नेवाडा। नेवाडा कोई जगह होगी, ठीक है, वहाँ पे उनके जो है ज़मीनों में से जो है ना गोल्ड एंड सिल्वर जो है निकलने लगे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। टेम्पटेड मिलियंस ऑफ एडवेंचरर्स हु विश टू मेक फॉर्चून। अब क्या हुआ कि जो इनको ये खबर मिली ना, उससे क्या हुआ कि इनको जो है एक तरह से मोटिवेशन, एक तरह से ना इनको मतलब लालच आ गया कि भाई इतना जो है निकल रहा है अगर उस भूमि से, उस ज़मीन से, तो मुझे भी अपना एक बार ना लक ट्राई करना चाहिए। और ना जैसे कि हज़ारों लाखों एडवेंचरर्स जो हैं उस जगह पे आ रहे हैं और अपना जो है फॉर्च्यून ट्राई कर रहे हैं, एंड तो जो है मुझे भी एक बार जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या आगे कहते हैं कि मार्क ट्वेन कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ बिकमिंग रिच एंड जॉइन द मल्टीट्यूड्स टू इम्प्रूव हिज प्रॉस्पेक्ट्स। तो अब जो है ना ये उनको एक तरह से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अब वो जो है ना उसको मतलब उन्होंने सोचा कि चलो जाके मैं ज़रा देखता हूँ। पर उनको जो है कहीं ना कहीं ये लगा कि यार मेरे को ना अमीर नहीं बनना, ठीक है। एंड फिर उन्होंने जो है ना मल्टीट्यूड्स टू इम्प्रूव हिज प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब कि अब उन्होंने एक तरह से ना दूसरा चीज़ ज्वाइन कर ली, मल्टीट्यूड्स टू इम्प्रूव हिज प्रॉस्पेक्ट्स। तो मतलब एक तरह से अपनी जो उनकी जो प्रेजेंट जो कंडीशन थी ना उसमें सुधार करने के लिए उन्होंने कोशिशें करना शुरू कर दिया। तो उसी उस पे मतलब वो चलने लगे कि चलो ठीक है, अब मैं जो है ना अपनी जो आज की प्रेजेंट जो कंडीशन है ना मेरी, मैं को जो है अमीरी का तो इतना लालच है नहीं कि मैं रिच बन जाऊं और फिर अपने जो वो होता है वो सब भूल जाऊं। लेकिन जो है जो मेरी कंडीशन है, जो मैं अभी बिल्कुल गरीब हो चुका हूँ, उसको मेरे को सुधार करना है, ठीक है।
तो इट वॉज नॉट एन ईजी गोइंग टास्क इन अ न्यू प्लेस एंड न्यू एनवायरनमेंट। अब वो कहते हैं कि चलो मैं भी अपना एक बार ना लक पर, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं भी अपना एक बार लक आजमाता हूँ और मैं भी वहाँ जाता हूँ जहाँ से ये ना सोना चांदी निकल रहा है, और मैं भी अपना लक आजमा के मैं भी थोड़ा सा, मैं एकदम से तो रिच नहीं हो जाऊँगा, बस मेरे पास थोड़ा सा इतना आ जाएगा यार कि मेरी ना लाइफ जो है ना थोड़ी ईजिली कट जाएगी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अब क्या होता है कि अब वो कहते हैं कि इट वॉज नॉट एन ईजी गोइंग टास्क, मतलब कि अब मैं जो है, अब मैं जहाँ रह रहा हूँ इतने सालों से, मैं वहाँ तो इतना जो है रह रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं किसी नई जगह जाऊँगा तो क्या पता मैं वहाँ के एनवायरनमेंट में, वहाँ के लोगों के साथ या वहाँ की चीज़ों के साथ एडजस्ट ना कर पाऊँ। ठीक है। ही फाउंड लाइफ देयर हार्ड, हार्श एंड रफ एंड कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। अब मतलब ये जो अब आपको पता लग रहा होगा ना थोड़ा सा, अब मैंने काफ़ी आपको बता दिया, तो मतलब ये जो ऐसे बंदे थे, ये ऐसे आदमी थे ना कि मतलब ये कहीं भी ना, मतलब एक लग के किसी भी चीज़ काम को नहीं करते। मतलब जैसे इन्होंने पहले जो है उसमें प्रिंटिंग प्रेस में लगे, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ टाइम काम किया, फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये स्टीम बोट में पायलट की तरह लगे, तो वहाँ पे कुछ टाइम काम किया, फिर छोड़ दिया। तो मतलब ये ना एक कंसिस्टेंट आदमी नहीं थे ये ना, कभी इस काम में कभी उस काम में, एक ना एक इनके माइंड ना उथल फुथल थी कि मतलब इसमें ये काम मुझसे होगा नहीं होगा, या इस काम को थोड़े दिन किया, मन भर गया तो छोड़ दिया। तो इस तरह के आदमी थे ये। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ही फाउंड लाइफ देयर हार्ड, हार्श एंड रफ एंड कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। मतलब कि उन्हें लगा कि यहाँ पे तो भाई ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरी है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, हार्श है, रफ है, कि भाई मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। भाई यार तुम अगर जो है खुद सोचो ना कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, तुम्हें जो है सोना चांदी तो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, तुम उसके लिए खुदाई नहीं करना चाहते, तो तुम्हें कैसे मिलेगा। अब जिसको भी चाहिए तो वो थोड़ी मेहनत तो कर रहा है ना, जो वहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं। जो मेहनत नहीं कर पा रहा भाई, तो वो तो ऐसे ही बैठ जा रहा है, वो तो फिर उसे, वो अगर मेहनत ही नहीं करेगा तो उसे क्या मिलेगा, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि हेयर ही डेवलप्ड इंटरेस्ट इन राइटिंग एंड। अब क्या हुआ कि भाई वहाँ से भी उन्होंने छोड़ दिया। अब मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा कि मैं जो है खुदाई करूँ और मेहनत करूँ और तब जो है गोल्ड और सिल्वर निकालूँ, अपने लिए सोना चांदी निकालूँ। अब उनसे ये भी नहीं हो रहा। अब क्या हुआ, ही डेवलप्ड इंटरेस्ट इन राइटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड बिकेम अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर एंड कॉरेस्पॉन्डेंट इन वर्जीनिया सिटी एंड इन सैन फ्रांसिस्को। अब क्या हुआ कि उन्होंने ना वहाँ से ना दोबारा से अपना जो इंटरेस्ट था वो राइटिंग में, मतलब लिखने में, वर्क्स को कंपोज करने में और रिपोर्टिंग में, मतलब कि जो है न्यूज़ रिपोर्टर टाइप, एंड बिकेम अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर। फिर से वो न्यूज़पेपर रिपोर्टर जो है बन जाते हैं, एंड कॉरेस्पॉन्डेंट इन वर्जीनिया सिटी। अब क्या होता है कि वो जो है ना एक तरह से न्यूज़पेपर रिपोर्टर बन जाते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाते हैं कि कौन दो जगहों के, एक तो वर्जीनिया सिटी और दूसरी सैन फ्रांसिस्को में। तो अब ऑल हिज राइटिंग्स वर बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब क्या होता है वही ना कि मतलब अब जो लास्ट में जब वो रिपोर्टर बन गए, जब लास्ट में एक तरह से वो दोबारा से राइटर बन गए, तो अब क्या करते हैं वो, वही जैसा मैंने बताया, वो इनकंसिस्टेंट थे, उनको कहीं भी जो है रुक के कहीं भी नहीं रहे वो। तो वो क्या करते हैं लास्ट में, तो वो जो है ना अपना जो उनकी राइटिंग्स, जो भी वो वर्क कंपोज करते हैं, जो भी वो वर्क्स कंपोज करते हैं ना, तो वो किस बारे में करते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने फेस करे। सबसे पहले मिसौरी नाम की जगह पे, MISSOURI, मिसौरी नाम की जगह पे जब वो थे तो उन्होंने क्या क्या फेस करा अपनी लाइफ में। ठीक है। उसके बाद हनीबल, HANNIBAL, हनीबल नाम की जगह पे थे तो उन्होंने क्या क्या लाइफ में एक्सपीरियंस किया। फिर इन नेवाड़ा नाम की जगह पे उन्होंने क्या क्या जब वो गए थे, मतलब उसके लिए। ठीक है। इन गोल्ड सिल्वर और वो उसके लिए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या फेस किया, तो उसको सबके बारे में लिखते हैं। ही रोट इन ह्यूमरस वेन एंड दस बिकेम अ पॉपुलर रिपोर्टर एंड राइटर। अब क्या हुआ कि उन्होंने जब इतना अपना लिखा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और उसके बारे में, तो क्या हुआ, वो जब उस पहले तो किसी भी वर्क को वो कर ही नहीं पाते थे प्रॉपर उसमें, तो वो कभी पॉपुलर नहीं हुए। लेकिन इस बार जब उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा, अलग अलग जगहों के बारे में, कि वो वहाँ रहे तो वहाँ उन्होंने क्या फेस किया, वहाँ रहे दूसरी जगह रहे तो क्या फेस किया, तो वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर रिपोर्टर और राइटर बन गए। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, he shifted to his writing exclusively career and devoted all his time
टू राइटिंग एंड ट्रैवलोग्स। उन्होंने जो है ना अपना जो माइंड था ना बिल्कुल अब इस सब में शिफ्ट कर लिया कि वो जो है खाली राइटिंग इसमें फोकस करेंगे, अपना जो है खाली लिखने में ध्यान देंगे और डिवोटेड ऑल हिज टाइम टू राइटिंग। मतलब उन्होंने अपना सारा जो समय था, करियर था, उन्होंने लिखने में लगा दिया और ट्रैवलोग्स मतलब कि ट्रैवल्स में लगा दिया, स्केचेस बनाने में लगा दिया, टेल्स एंड शॉर्ट नॉवेल्स लिखने में लगा दिया। ही वॉज निक नेम्ड द फनी मैन। मतलब उनको जो एक निक नेम भी से जाना जाता है या निक नेम भी मिला कि जो है फ़नी मैन है वो बहुत ज़्यादा, ऑन अकाउंट ऑफ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ ह्यूमरस एलिमेंट्स इन हिज राइटिंग। क्योंकि उन्होंने ना बहुत ज़्यादा ह्यूमरस एलिमेंट्स का अपनी राइटिंग्स में यूज़ करा तो उन्हें एक फ़नी मैन नाम का निक नेम मिला। ठीक है। द पब्लिकेशन ऑफ द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग 1865। फिर उसके बाद उन्होंने एक जो है ना मतलब काइंड ऑफ अ नॉवल या बुक लिखी, द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1865 मेड हिम ऑल द मोर पॉपुलर। अब इस बुक के पब्लिश होने से, लिखने से जितने वो पॉपुलर तो थे ही, इससे और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। और किस फॉर्म में वो पॉपुलर हुए? एज अ नॉवलिस्ट, ह्यूमरिस्ट और मैन ऑफ लेटर्स के रूप में। ठीक है। अब क्या हुआ आगे चल के, एट द एज ऑफ 35 जब वो 35 साल के हुए तो ही मैरिड, वो उनकी शादी हो गई। एंड डिसाइडेड टू सेटल डाउन। उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे जो है ना परमानेंटली सेटल डाउन हो जाना चाहिए एक जगह पे। उसका नाम था हार्टफोर्ड। एंड स्टार्टेड हिज करियर विगोरसली एज अ राइटर ऑफ फिक्शन। अब वहाँ से जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो अपना जो है एक तरह से करियर स्टार्ट करते हैं विगोरसली एज अ राइटर के रूप में अपना करियर स्टार्ट करते हैं। और कौन से राइटर? फिक्शन, जो फिक्शन लिखते हैं या पब्लिश द बेस्ट ऑफ हिज टेल्स, स्केचेस एंड नॉवेल्स। अब क्या होता है कि वहाँ से वो जो है फिक्शन राइटर के रूप में तो मतलब सेटल डाउन हो जाते हैं, साथ ही वो अपने जो है पब्लिश कराते हैं बेस्ट ऑफ जो उनके बेस्ट टेल्स हैं या स्केचेस हैं या नॉवेल्स हैं, उनको वहाँ से पब्लिश कराना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फिर मार्क ट्वेन वॉज द चाइल्ड ऑफ द फ्रंटियर। ठीक है। अब क्या होता है, मार्क ट्वेन जो है ना, जो ये इनको जो नया नाम मिला था, इन्होंने नया नाम जो अडॉप्ट किया था, ये जो है ना मार्क ट्वेन वॉज द चाइल्ड ऑफ द फ्रंटियर। मतलब ये ऐसे बच्चे रहे कि वो उन्होंने ना मतलब एक बैक किसी के उनको कभी भी, क्योंकि उनके फादर तो पहले ही ख़त्म हो गए थे, डेथ हो गई थी, तो उन्होंने जो हर चीज़ को फेस करा ना खुद जो है ना फ्रंट पे रह के फेस करा। ठीक है। हु हैड हर लव फॉर स्पेकुलेशन एंड अटमोस्ट रेवरेंस फॉर वेल्थ। मतलब कि उनको जो है ना एक तरह से प्यार था अपने जो उनको उनके जो है ना मतलब वो जो उनके अपने करियर से प्यार था, लेकिन उनको अपने उससे ज़्यादा प्यार नहीं था वेल्थ वगैरह से। ही इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन वेरियस बिजनेस एडवेंचर्स। तो अब उन्हें पैसे से प्यार तो था नहीं, तो उन्होंने जो है अपना जो मनी था ना, जितना भी उन्होंने उनके मनी उनको मिला या उनको जो है उन्होंने गेन किया थ्रू हिज राइटिंग्स और मतलब जो भी रिपोर्टर के उससे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारा अपना जो पैसा था ना वो बिजनेस एडवेंचर्स में लगा दिया। या फिर उससे क्या हुआ, कहीं कहीं पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, हैवी लॉसेस हुए एज द पेज सेटिंग वेंचर फेल्ड। अब क्या हुआ कि उनके कहीं कहीं पे ऐसा हुआ कि भाई उनके नॉवेल्स को नहीं जो है वो किया गया, जो उन्होंने लिखा था, उन्होंने जितना पैसा उन्होंने उसमें लगाया था उनको पब्लिश कराने में और उसमें, तो उनको नहीं कंसिडर किया गया, तो वहाँ पे वो फेल हुए, उनका वहाँ पे पैसा डूबा, लॉस हुआ उन्हें। इवन हिज पब्लिशिंग कंसर्न बिकेम बैंकरप्ट। अब क्या हुआ, जो उनकी जो बुक्स को पब्लिश करता था, उनके नॉवेल्स को, वो भी बैंकरप्ट हो गया। मतलब कि वो भी उसको बिल्कुल वो भी जो है गरीब हो गया, उसके वो भी बिल्कुल उस गरीब हो गया। ठीक है। बट मार्क ट्वेन वॉज नॉट अ मैन टू सरेंडर टू फेट। अब मार्क ट्वेन जो ऐसे मैन थे कि उन्होंने ना कभी भी जो है वो ऐसे मैन नहीं थे कि वो जो है अपना जो सरेंडर कर दें एकदम। और किसको सरेंडर कर दें? फेट को। भाई मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी, मेरे तो मेरे डेस्टिनी में ही था कि भाई मैं सरेंडर कर दूं और जो है ना मैं हार गया। और ये ऐसे मैन नहीं थे। ही पेड ऑफ ऑल हिज डेब्ट्स टू द फुल। अब क्या हुआ, जो उनके जो उधार थे या डेब्ट्स थे या जो उन्होंने लोन्स ले रखे थे, उन्होंने ना मतलब सारे ही लोन्स को, डेब्ट्स को अच्छे से भर दिया, पे कर दिया, पे ऑफ कर दिया। ही अंडरटुक लेक्चर टूर्स विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। अब क्या हुआ, उन्होंने ना लेक्चर टूर्स लेना शुरू कर दिया। ठीक है। चाहे वो
सेम कंट्री में लेने लगे या बाहर अब्रॉड की कंट्रीज़ में लेने लगे. ही गॉट ह्यूज अमाउंट व्हेन हिज बुक्स एंड नॉवेल्स बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस वर पब्लिश. अब क्या हुआ कि उनको ना बहुत ही बड़ा बड़ा अमाउंट में पैसा मिलने लगा जब उनके जो बुक्स थी और नॉवेल्स थी उन्होंने जो अपने पर्सनल लाइफ पे या पर्सनल एक्सपीरियंस पे लिखी थी वो पब्लिश होने लगी. एंड ही वॉज एबल टू क्लियर ऑफ ऑल हिज डेट. तो उस वजह से क्या हुआ, जब वो बुक्स और नॉवेल्स बिकने लगी, पब्लिश होने लगी, लोग उनको ख़रीदने लगे, पढ़ने लगे, उनको अच्छी लगने लगी, तो क्या हुआ, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा. तो उससे क्या हुआ, वो जो पैसा उनके पास आया तो उस वजह से उन्होंने अपने सारे जो कर्ज थे वो सबको ख़त्म कर दिया. ठीक है. मीन वाइल ट्रेजिडी एट होम अकर्ड. अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद जो है एक ट्रेजिडी उनके घर पे जो है होती है. और उसमें क्या होता है, उनकी जो फेवरेट डॉटर है ना उसकी डेथ हो जाती है. जो उनकी जो फेवरेट डॉटर होती है ना उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती हैं. ठीक है. विच लेफ्ट अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड. अब वो सेंसिटिव तो थे ही, हम जब से पढ़ ही रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे. तो उससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा उनको ना एक सदमा लगता है, डीप इम्पैक्ट छोड़ जाती है उनकी जो फेवरेट डॉटर की डेथ उनके माइंड पे. ठीक है. Of course, by this time he had built up his reputation as a novelist. अब क्या होता है, पर इस टाइम तक ना, इस समय तक ना, उनकी जो उन्होंने ना अपनी जो रेपुटेशन थी ना ऐसी बिल्ड कर ली थी एज अ नॉवलिस्ट. बहुत अच्छी रेपुटेशन उन्होंने बना ली थी वर्ल्ड में और सभी जगह, शहर में, देश में, कि उनकी जो रेपुटेशन थी ना एज अ नॉवलिस्ट, एज अ स्टोरी राइटर बहुत अच्छी बन चुकी थी इस टाइम तक जब उनकी जो है बेटी की डेथ हुई. ठीक है. ही हैड ऑलरेडी पब्लिश द बेस्ट ऑफ हिज वर्क्स इंक्लूडिंग. अब देखो, उन्होंने ना अभी तक ना बहुत सारे अच्छे अच्छे नॉवेल्स, अच्छे अच्छे वर्क्स, अच्छी अच्छी बुक्स पब्लिश कर चुके थे. ठीक है. इंक्लूडिंग उसमें जो है कौन सा इंक्लूड, जो अभी हमारे कोर्स में है ना, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन और द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, जो मतलब हम लोग पढ़ते हैं, वो भी इनके रहते रहते ही पब्लिश इन्होंने करा दिए थे. ठीक है. हिज फेम एज अ नॉवलिस्ट हैज़ स्प्रेड फार एंड वाइड. अब जो उनका जो फेम था, उनका जो एक तरह से करियर तो था ही उनका, वो मतलब एक तरह से जो वो पॉपुलर हुए थे ना अपने नॉवल और बुक्स की वजह से, तो वो जो है ना इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो जो है ना देश विदेश लोग उनको जो है ना इतने जो है दूर दूर तक लोग उनको जानने लगे एज अ नॉवलिस्ट के रूप में. ही वॉज एक्नॉलेज एज वन ऑफ द मोस्ट कंसोपोलिटन नॉवलिस्ट ऑफ अमेरिका. मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस नॉवलिस्ट बन गए थे वो अमेरिका के. हकलबेरी फिन वॉज कंसिडर्ड नॉट ओनली मार्क ट्वेन्स मास्टरपीस. मतलब कि हकलबेरी जो है ना ही, मतलब कि वो ना तो जो है, मतलब वो एक तो सबसे पहले तो मार्क ट्वेन का मास्टरपीस को उसको कंसिडर करा ही गया, बट वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ अमेरिकन फिक्शन. तो अब वो अमेरिकन फिक्शन का भी मास्टरपीस उसे जो है कंसिडर करने लगे. हकलबेरी फिन जो उनका नॉवल था ना मार्क ट्वेन का तो मास्टरपीस था ही, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकन फिक्शन का भी मास्टरपीस रहा इनका ये नॉवल, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन. अ वर्दी कंपेनियन ऑफ द बेस्ट दैट आवर नॉवेलिस्ट हैव बीन एबल टू अचीव. मतलब कि उनको जो है ना बहुत ही ज़्यादा वर्दी माना गया, वर्दी कंपेनियन माना गया, कि वो जो बेस्ट से भी बेस्ट हैं, कि जो है इतने जो नॉवेलिस्ट हमारे उसमें रहे हैं, हम अमेरिकन उसमें, तो उससे उनमें सब में जो है ना बहुत ही ज़्यादा वर्दिएस्ट हैं वो और जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ना उन्होंने इतना जो है इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, ईच इन हिज ओन फैशन, और वो भी अपने एक स्टाइल में, अपने एक फैशन में, अपने तरह से उन्होंने जो है इतना कुछ अचीव कर लिया है. सम क्रिटिक्स डिक्लेयर्ड कि जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इनको डिक्लेयर कर दिया, इट इज़ डेस्टाइन्ड टू लिव बाय द साइड ऑफ द लास्ट ऑफ मोचिकन्स. ठीक है. मतलब कि मतलब वो डिस्टाइन था कि उनको जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और लिव बाय द साइड, मतलब एक तरह से रिवर के साइड वो रहेंगे और वो उससे जो है मोटिवेट होंगे और वो जो है इस तरह से नॉवेल्स और बुक्स को कंपोज करेंगे और फिर पब्लिश कराएंगे, तो वो फेमस तो होने ही थे. लास्ट ऑफ उसमें जो है उसको क्रिटिक्स जो है काफ़ी सारे नाम देते हैं, द लास्ट ऑफ द मोचियंस, अंकल टॉम्स कैबिन एंड द स्कारलेट लेटर. ठीक है. A Connecticut Yankee in King Arthur's Court came out in
1899, The Prince and Pauper and The American Claimant appeared in 1892. By and by, Mark Twain was able to restore his honorable position in society and the world began recognizing his honesty. अब क्या हुआ कि अब तक जो है ना इतना ज़्यादा फेमस हो चुके थे, इतनी ज़्यादा ऑनरेबल पोजीशन उनको मिल चुकी थी सोसाइटी में मार्क ट्वेन को, कि जो है ना वर्ल्ड जो है ना उनको ऐसे रिकॉग्नाइज करने लगा कि वो जो है ना ऑनेस्टी वाले हैं, इंटीग्रिटी है उनके कैरेक्टर में और लिटरेरी जीनियस हैं वो, मतलब माँ अपने जो है नॉवलिस्ट हैं, लिटरेरी जीनियस हैं नॉवल राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में, ठीक है. ही रोट एंड स्पोक विद स्पार्कल ऑफ हिज ओल्ड विट एंड ह्यूमर. अब जो उन्होंने जो है ना काफ़ी जो लिखा या फिर बोला वो जो है ना ऐसे इतना ज़्यादा स्पार्कल कर गया ओल्ड विट एंड ह्यूमर में. एंड फ्यू वर अवेयर ऑफ द एंड रिचिंग ग्लूम अराउंड द मैन. ठीक है, मतलब हार्डली कोई ऐसा बंदा होगा जिसको उनके बारे में नहीं पता होगा, बाकी तो सभी लोग जानते थे उनके बारे में. इन 1901 ही वॉज कॉन्फर्ड lit D degree by Yale and in 1902 was awarded LLD degree by the University of Missouri. अब क्या हुआ कि 1901 में उनको जो है ना लिटिल डी डिग्री मिली, येल एक पर्सन थे उनके द्वारा, और फिर जो है 1902 में उनको फाइनली अवार्ड मिला LLD डिग्री जो है अवार्ड की गई यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी के द्वारा. ठीक है, फिर इन 1907 में क्या हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड ऑन हिम द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लेटर्स. अच्छा, तो 1907 में क्या हुआ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको जो है ना एक डिग्री ऑफ़र करी, जिसमें जो है ना उनको डिग्री मिली, किस चीज़ की डिग्री, डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लेटर्स. मतलब कि वो ऐसे लेटर्स यूज़ करा करते थे अपने नॉवेल्स में, अपने वर्क्स में, कि जो है उनको जो है ना उस पर्टिकुलर उसी पे जो है ना लेटर्स के यूज़ पे ही उनको जो है डिग्री मिल गई कि डॉक्टर ऑफ लेटर्स मिली. एंड हिज बर्थ डे बिकेम अ नेशनल इवेंट. और तो और मतलब उनका जो बर्थ डे था ना, जब उनका जो वो मतलब 30 नवंबर जो उनका बर्थ डे था ना, वो जो है क्या बन गया, नेशनल इवेंट का दिन बन गया. मतलब उस दिन जो है ना, मतलब उनका बर्थडे कोई नॉर्मल डे नहीं रह गया, उस दिन ना नेशनल इवेंट के रूप में उसे मनाया जाने लगा. ठीक है, ठीक है, और फिर उस दिन कोई ना कोई जो है नेशनल इवेंट तो होगा ही होगा. ठीक है, उसको ऐसे सेलिब्रेट किया जाने लगा. ही डाइड ऑन April 21, 1910. उनकी जो डेथ हुई ना वो April 21, 1910 में हुई. एंड दस केम टू एन एंड ऑफ अमेरिकाज रिचेस्ट क्रिएटर एंड ग्रेटर ह्यूमरिस्ट. अब जो है उनकी डेथ से क्या हुआ, जो अमेरिका के ग्रेटेस्ट और रिचेस्ट क्रिएटर थे, ह्यूमरिस्ट थे, उन वो जो है इस से एंड हो गई उनकी जो जर्नी थी. उससे अमेरिका के जो है ना जो फेमस मतलब पर्सनालिटी थे वो अब नहीं रहे, तो उससे जो है ना बिल्कुल अमेरिका की आन बान शान पे मतलब एक तरह से वो कहते हैं कि फ़र्क आ गया, मतलब असर पड़ा. ठीक है, टुडे मार्क ट्वेन हैज़ बीन रेज्ड इनटू अ क्लासिक. अब जो मार्क ट्वेन के जो नॉवेल्स थे ना, वर्क्स थे, बुक्स थी, उनको जो है ना एक उनकी उनको जो है ना क्लासिक्स के रूप में पढ़ा जाने लगा. क्लासिक्स में जो है आप अगर देखोगे तो क्लासिक्स जो है ना उसमें पढ़ते हैं आज की डेट में. ठीक है, ही इज़ रिमेंबर्ड टुडे फॉर द नाइवेट ऑफ हिज बॉय बुक्स. मतलब कि वो उनको जो याद किया जाता है ना, वो मतलब कि उनको जो याद किया जाता है ना वो उनके भोलेपन की वजह से, उनका जो भोलापन था ना उसकी वजह से आज की डेट में वो याद किए जाते हैं. ठीक है, और किस लिए याद किए जाते हैं, फॉर द अनअफेक्टेडनेस ऑफ हिज स्टाइल. मतलब कि अनअफेक्टेडनेस जो थी जो उनके स्टाइल में, उसकी वजह से याद किए जाते हैं. एंड फॉर द इल्यूजन ऑफ रियलिटी. मतलब कि उनके जो वर्क्स में रियलिटी थी उसकी वजह से याद किए जाते हैं. डैट हिज फिक्शन क्रिएट्स. और उनका जो फिक्शन जो था वो क्रिएट करता था, उसकी वजह से वो याद किए जाते हैं. ही इज़ रेवर्ड एज वॉट हॉवेल्स कॉल्स. उनको जो है ना मतलब उनको रेफ़र किया जाता है हॉवेल्स के द्वारा एज द लिंकन ऑफ अवर लिटरेचर. हॉवेल्स उन्हें कैसे कॉल करते हैं कि वो जो है ना लिंकन है, लिंकन ऑफ अवर लिटरेचर. ठीक है,
मतलब कि वो एक तरह से ना फादर ऑफ लिटरेचर माने जाते हैं, या फिर साहित्य के पिता माने जाते हैं। उनको ऐसे जो है ना रेफ़र करते हैं ये हॉवेल्स, ठीक है, उनको ऐसे बुलाते हैं ऐसे नाम से कि वो जो है ना फादर ऑफ आवर लिटरेचर हैं, फादर ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो अब ये तो हुआ उनका इंट्रोडक्शन अबाउट द नॉवलिस्ट हो गया। अब उनके हम जो है मतलब पूरा हमने पढ़ा कि उनकी लाइफ कैसी रही, उनकी बर्थ, उनका चाइल्डहुड, उनका जो है पूरा करियर और उनका क्या क्या मतलब। अब जो है हम पढ़ेंगे उनके कुछ प्रिंसिपल वर्क्स, इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, ठीक है। तो उनके जो है अराउंड 14 वर्क्स उनके मेन इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, 14 वर्क्स हैं। अब मैं उनको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। जो उनका पहला वर्क है उसका नाम है द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था ना वो फेमस हो गए थे। तो अब ये जो वर्क था वो 1867 में लिखा गया था। और फिर उसके बाद सेकंड आता है द इनोसेंट्स अब्रॉड, 1869 में लिखा गया था। फिर थर्ड है रफिंग इट, ये 1872 में लिखा गया था। फिर है फोर्थ द गिल्डेड एज, ये 1874 में लिखा गया था। फिर फिफ्थ है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, ये 1876 में लिखा गया था। फिर सिक्स्थ है अ ट्रैम्प अब्रॉड, 1880 में लिखा गया था, ये 1880 में लिखा गया था। फिर सेवेंथ है द प्रिंस एंड द पॉपर, ये 1882 में लिखा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद एट्थ है लाइफ ऑन द मिसिसिपी, ये 1883 में लिखा गया था। फिर है नाइन्थ द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये 1885 में लिखा गया था। फिर उसके बाद है टेंथ अ कनेक्टिकट यांकी इन किंग आर्थर्स कोर्ट, ये लिखा गया था 1889 में। फिर 11th है, फिर वो लिखा, ये जो है 11th वाला इसका नाम है पर्ड एंड हेड विल्सन, ये लिखा गया था 1894 में। फिर हम 12th पे आते हैं, ये इसका नाम है द मैन दैट करप्टेड हैडलेबर्ग, ये लिखा गया था 1900 में। फिर 13th पे आते हैं द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर, ये लिखा गया था 1916 में। फिर हम लास्ट नॉवल पे आते हैं, वो जो है 14th वाला, ये है मार्क ट्वेन्स ऑटोबायोग्राफी, ये लिखा गया था 1924 में पोस्थुमसली। तो इसमें जो है मतलब कि ये जो लिखा गया ये मार्क ट्वेन ने नहीं लिखा था, क्योंकि उस टाइम तक उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। उस टाइम तक उनकी डेथ हमने पढ़ा था ना कि उनकी डेथ हो गई थी 21 अप्रैल 1910 में। तो ऑब्वियस है कि वो उन्होंने नहीं लिखा, ठीक है। तो अब जो है ये जो किसी और ने लिखा था, ये नाम इनका मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो जो है ना पोस्थुमसली का मतलब है ये जो नावल था ये लिखा गया और पब्लिश कराया गया आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, मतलब कि जब इनकी डेथ हो चुकी थी उसके बाद इनकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई और फिर इसको जो है पब्लिश कराया गया, ठीक है, 1924 में, मतलब कि इनकी डेथ के बाद। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप थोड़ा सा रुक के इस वीडियो को दोबारा देखो और फिर जो है मेरे को कमेंट्स में बताओ। अगर तभी भी नहीं आता है समझ में, तब मैं उस पर दूसरा वीडियो बना सकता हूँ। नहीं तो अगर आप इस वीडियो को ही 3-4 बार देखोगे ना तो आपको 3-4 बार ना भी देखो, एक बार भी अगर आप लग के देख लोगे ना, मतलब पूरा फोकस के साथ, तो आपको इसका बिल्कुल समझ आ जाएगा, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी बिल्कुल। और हाँ, अपने साथ पेन और पेपर हमेशा रख के बैठा करो। आप नोट करते चलोगे तो जहाँ पे मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ तो आप उसको वहीं पे अगर आप नोट कर लोगे ना तो आपके ना वो चीज़ पक्का आपके ना दिमाग में फिट हो जाएगी। मतलब फिर तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो है ना जैसे नोट आप जैसे मतलब वही है ना, जैसे आप नोट्स बच्चे बनाते हैं ना 11th-12th के ग्रेजुएशन लेवल पे भी बनाते हैं, तो आप नोट्स बनाते चलो, सिंपल, सबसे ईजी है। तो उससे क्या होगा कि आप जो है अभी तो आप इसे क्लास की तरह लो, ठीक है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम टाइम में पढ़ोगे तो फिर आपको उस टाइम पे ये ऐसा नहीं होगा, हबड़ दबड़ नहीं हो जाएगी, कन्फ्यूज़न नहीं हो जाएगा, हौच पौच नहीं होगा कि आपको जो है यार वीडियो सर्च करना है, वीडियो नहीं मिल रहा, कौन से उसमें था, कौन से उसमें नहीं था। आपका एक ना नोटेड रहेगा तो आप फटाफट वहाँ से देखोगे, आप वहाँ से अपना पढ़ लोगे, आपको ना एक
एक एक पॉइंट, एक एक सिंगल चीज़ आपको ना दिमाग में याद आ जाएगी। हाँ भाई, मैंने सर ने ये पढ़ाया था और मेरे को ये याद है, या भैया ने ये पढ़ाया था और ये मेरे को याद आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ना दिमाग में फिट हो जाएगी, एक एक चीज़ अच्छे से बैठ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और बाकी जो मतलब आगे जो अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर क्या मैं मतलब पक्का ही हम इसका डिस्कस करेंगे, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन जो नावल है, मैं इसको जो है ना मतलब दो तरह से डिस्कस करूँगा। एक तो मैं इसकी पूरी डिटेल समरी बता दूँगा, ठीक है, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन की पूरी डिटेल समरी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको ना एक ओवरव्यू पता लग जाएगा कि उस नावल में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, और क्या क्या उसकी जर्नी रहती है, जो हकलबेरी फिन जो मतलब नाम का जिस पे ये पूरा नावल जो बेस्ड है। ठीक है, और दूसरा मैं इसको चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो है खाली समरी से काम नहीं चलता। बहुत सारे लोग, क्या मेरा भी खुद पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे को ना समरी से काम नहीं चलता। तो जो है ना समरी तो काइंड ऑफ बस खाली हमने ऊपर ऊपर से ले लिया, और शॉर्ट आंसर ही आप लिख पाओगे। अगर आपको डिटेल में लिखना है और वहाँ पे एग्ज़ाम में आपका डिटेल क्वेश्चन आ गया कि भाई डिटेल समरी लिखो, अब डिटेल समरी में आप ये तो नहीं लिख दोगे कि छोटी सी वो समरी लिख दी, 1-1.5 पेज की वो समरी हो गई बस। अब आपको अगर जो है लॉन्ग आंसर लिखना है, 15 नंबर का 20 नंबर का लॉन्ग आंसर लिखना है, तो आप उसमें कम से कम अराउंड 6-7 पेज तो लिखोगे। अब 6-7 पेज लिखने के लिए आपको जो है इतना आपने पढ़ा भी तो होना चाहिए डीप में, तभी तो लिख पाओगे, नहीं तो कैसे लिखोगे। तो अगर आप जब तक पढ़ोगे नहीं डीपली, तब तक आप, कि आजकल जो है ना पूरा टेक्स्ट उठा के कोई नहीं पढ़ता जितना, क्योंकि मेरे को तो आदत है, क्योंकि मैं तो बिना टेक्स्ट के मतलब मैं ऐसा नहीं है कि गाइड से जो है मैं पहले पढ़ लूँगा या फिर मैं टेक्स्ट बाद में पढ़ूँगा, या मैं टेक्स्ट पढ़ूँगा ही नहीं, मैं पहले टेक्स्ट ही पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको समझाने के लिए पढ़ाने के लिए मैं गाइड से उठाता हूँ, और फिर उसमें से भी जो मुझे लगता है कि मेन जो है इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर किसी को आगे यूजीसी नेट के लिए जाना है या फिर यूटेट सीटेट के लिए जाना है, तो वो बंदा पहले टेक्स्ट उठा के पढ़ाई करे, टेक्स्ट पढ़े पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये समरी सुनने के लिए आए, तो उस बंदे को बहुत अच्छे से अगर आपको दिमाग में ना मतलब कुछ कुछ टर्म्स उस टाइम पे टेक्स्ट पढ़ने में नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो वो नावल आपके ना दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो मेरा तो मतलब खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि मतलब पहले टेक्स्ट पढ़ो, उसके बाद जो है गाइड्स वगैरह उठाओ। और अगर आपने पहले ही गाइड्स उठा ली, आपने गाइड से पढ़ लिया, तो आपका जो मतलब एक तरह से वो है ना कि लॉगरिथम या जो भी बोलो उसे, वो एक टूट जाता है। यार खाली हमने गाइड से पढ़ा और हम पास हो गए, हमको फिर हमने नॉलेज क्या गेन करी? नॉलेज तो हमने कोई गेन ही नहीं करी ना। हमको तो नॉलेज के लिए, अगर दो काइंड ऑफ पीपल होते हैं, एक नॉलेज के लिए पढ़ता है और एक खाली एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए पढ़ता है। ठीक है, अब हमारे उसमें भी जो है ऐसे होते हैं कि मतलब हमारी क्लास में भी ऐसे होते हैं कि खाली एक पढ़ेगा यार नंबर लाने के लिए, वो खाली एक दिन पढ़ के भी पास हो जाएगा, लेकिन एक पढ़ेगा पूरे साल भर, वो पढ़ेगा नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, तो हम इसलिए जो है जो नॉलेज जिसको गेन करना है वो तो ओरिजिनल टेक्स्ट उठा के पढ़े। ठीक है, और जिसको खाली भाई मतलब खाली यार मुझे तो एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे क्या करना नॉलेज से, बाहर में जाए वो, तो वो जो है इस वीडियो को देख के और खाली जो है समरी पढ़ सकता है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो अलग अलग दो टाइप के लोग होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक करें, उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस देखने के लिए मिलते रहें। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।